हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द टॉपर्स स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका नाम है बिलियन। तो आज हम बात करेंगे बिलियन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में हर बार रिपीट होते हैं, हम उनको करने वाले हैं। आपके पेपर में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो बात करते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है बिलियन क्या है एवं इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको मतलब जो पूरा जो है नोट्स के रूप में मिल जाएगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए कम समय में सीखने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये है। तो यहाँ पे बात करते हैं बिलियन क्या होता है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है होमोजीनियस सिस्टम होता है, यानी कि जो बिलियन होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बिलियन के प्रकार की। तो अगर हम बात करें बिलियन के प्रकार की, तो बिलियन तीन प्रकार से होता है: ठोस विलयन, द्रव विलयन, नेक्स्ट गैसीय विलयन। ठीक है, यानी कि तीन प्रकार का होता है। जो ठोस विलयन होता है वो ठोस अवस्था में होता है, द्रव वाला द्रव अवस्था में, और गैसीय विलयन गैस अवस्था में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हेनरी का नियम समझाइए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछा जाता है, आप देख भी सकते हैं। तो बात करते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी के नियम के अनुसार किसी द्रव में घोली गई गैस का जो आंशिक दाब है, किसी द्रव में, मान लेते हैं हमारे पास कोई, यहाँ पे अगर हम हमारे पास गिलास है जिसमें पानी भरा हुआ है, यानी कि पानी में अगर हम गैस घोल दें, यानी कि किसी द्रव में घोली गई गैस का जो आंशिक दाब है, किसी द्रव में घोली गई गैस का आंशिक दाब गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि दाब हमने पी लिखा, समानुपाती होता है मूल प्रभाज की, यानी कि एक्स को बोलते हैं मूल प्रभाज। और यहाँ पे गैस का है मूल प्रभाज, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स गैस। ठीक है, यानी कि किसी द्रव में घुली हुई गैस का जो आंशिक दाब होता है वो गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो P बराबर हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो KH आएगा, यहाँ पे इंटू में एक्स गैस। KH क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अनुप्रयोग भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो अनुप्रयोग की बात करें तो पहला है सोडा वाटर में, दूसरा है गोताखोर के सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट पर्वतारोही के सिलेंडर में। ठीक है, इसके बाद करते हैं नोट पॉइंट। इसमें क्या आपको याद रखना है, जो इसमें विलेयता होती है वो समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 टेम्परेचर की, यानी कि जो विलेयता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 तापमान की। इसका मतलब है अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो विलेयता का मान कम होगा, और अगर हम विलेयता को बढ़ाएंगे तो तापमान का मान कम होगा। और जो विलेयता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/kH की, और KH जो है वो समानुपाती होता है टेम्परेचर के, यानी कि तापमान की। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा है राउट का नियम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है राउट का नियम? राउट के नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों का वाष्प दाब, राउट के नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों का जो वाष्प दाब है उनके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। वाष्पशील द्रवों का वाष्प दाब उनके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी कि PA समानुपाती x से, यानी कि ये दाब है और ये क्या है? मूल प्रभाज है। तो यहाँ पे P इक्वल टू हो जाता है P नॉट ए, जो कि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है इंटू में x से। PB इक्वल टू P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? P नॉट बी इंटू एक्स बी, क्योंकि ये समानुपाती होता है PB समानुपाती एक्स बी। अगर हम यहाँ पे कुल वाष्प दाब निकालें तो क्या हो जाएगा? P टोटल बराबर हो जाएगा PA प्लस PB, यानी कि P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। तो P टोटल बराबर हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्स भी बराबर होता है 1 माइनस एक्स से, क्योंकि मूल प्रभाज का जो योग होता है, यानी कि अगर हम एक्स ए प्लस एक्स बी का मान निकालें तो बराबर 1 होता, तो यहाँ से हम अगर एक्स बी का मान निकालें तो 1 माइनस एक्स से हो जाएगा। तो P टोटल इक्वल टू हो जाएगा P नॉट इंटू एक्स प्लस P नॉट बी, ब्रैकेट में एक्स बी का मान क्या है यहाँ पे? 1 माइनस एक्स है। तो जो ए वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं
4वां क्वेश्चन है आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें बात करते हैं पहले आदर्श विलयन क्या होता है। तो ऐसे विलयन जो प्रत्येक स्थिति में राउट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो प्रत्येक स्थिति में राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब बात करते हैं अनादर्श विलयन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो अनादर्श वाले विलयन होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है धनात्मक विचलन वाले और दूसरा क्या है, ऋणात्मक विचलन वाले। अब बात करते हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं अंतर, और आपको इस प्रकार से उसको बना लेना है। अंतर में यहाँ पे लिखना है आपको आदर्श विलयन और यहाँ पे लिखना है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है, धनात्मक विचलन वाला और ऋणात्मक विचलन वाला। तो यहाँ पे बात करते हैं पहला पॉइंट की। तो यहाँ पे आदर्श विलयन में क्या होता है, राउट के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो विलय का जो दाब है यानी कि पी ए बराबर पी नॉट इंटू एक्स से होता है, हमने पढ़ा था। एंड पी वी का निकालें तो पी नॉट बी इंटू एक्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे पी वी क्या होता है, वाष्प दाब होता है। क्या होता है, वाष्प दाब। पी नॉट बी क्या है, जो होता है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। एक्स बी क्या है, एक्स बी होता है बी का ए का मतलब होता है विलय। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ए का मतलब होता है विलय। जहां भी ये लिखा होता है उसका मतलब होता है विलय के लिए है वो, और बी का मतलब होता है ये विलायक के लिए है। किसके लिए है, विलायक के लिए है। तो मेरे भाई आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब एक्स बी क्या है, तो एक्स बी का मतलब है कि बी मतलब विलायक का, एक्स मतलब मूल प्रभाज यानी कि विलायक का मूल प्रभाज। और धनात्मक विचलन में क्या होता है, इसमें जो विलय का दाब है वो ग्रेटर देन होता है पी नॉट इंटू एक्स से, और ऋणात्मक विचलन वाले में पी इज लेस देन होता है पी नॉट इंटू एक्स से। यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। जो एंथैल्पी यहाँ पे होती है यानी कि डेल्टा एच बराबर होता है 0, और धनात्मक विचलन वाले में जो कि अनादर्श में आता है डेल्टा एच ग्रेटर देन होता है 0, और ऋणात्मक विचलन वाले में डेल्टा एच लेस देन आता है 0। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें डेल्टा बी बराबर होता है 0 जो कि आयतन है, और डेल्टा बी ग्रेटर देन होता है 0, और यहाँ पे डेल्टा बी लेस देन होता है 0। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे जो है ए बी का जो आकर्षण बल होता है वो ए ए एंड बी बी के आकर्षण बल के बराबर होता है, और ए बी का जो आकर्षण बल होता है वो ए ए एंड बी बी के आकर्षण बल के कम होता है। यहाँ पे आकर्षण बल है, और ए बी का जो आकर्षण बल है वो ग्रेटर देन होता है ए ए एंड बी बी के आकर्षण बल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताएं। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद करना पड़ेगा कि अवनमन का मतलब होता है यहाँ पे कम होना, और उन्नयन का मतलब होता है अधिक होना। तो बात करते हैं कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे विलयन का वह गुण होता है जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके गुणों पर। अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। यानी कि विलयन का वह गुण जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके गुणों पर, अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है जो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है, जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यानी कि डेल्टा पी बराबर पी नॉट बी माइनस पी। डेल्टा पी का मतलब है परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि ये कम हो जाता है तो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा। कम होने का मतलब है कि पहले अधिक होगा, और जे जो पी नॉट बी होता है वो स्टार्टिंग को दर्शाता है, मतलब पी नॉट बी में से अधिक में से माइनस करना पड़ेगा कम वाला, तो पी नॉट बी माइनस का पी हो जाएगा। इसकी आगे बात करें तो एवं वाष्प दाब का अवनमन
तथा एवं वाष्प दाब का अवनमन जो कि अपने निकाल लिया है, तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। यानी कि पी नॉट बी माइनस पी बटे में क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इक्वल टू एक्स सी। एक्स सी क्या होता है, मूल प्रवाह होता है, जो कि हम जानते हैं कि एक्स सी बराबर होता है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, यानी कि विलेय के मूल बटे विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल, बी मतलब विलायक के मूल, एन को दर्शाता है मूल की संख्या को। तो यहाँ पे इसका सूत्र क्या आ गया है, पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी इक्वल टू में एक्स सी आ चुका है। तो पी नॉट बी का मतलब होता है, नोट का मतलब होता है शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब होता है, पी का मतलब होता है कुल वाष्प दाब। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे है एक्स इक्वल टू होता है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी बराबर, इसको ऐसा भी कर सकते हैं एन ए बटे एन बी। जब साधारण गणना करनी होती है तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। और एन ए क्या होता है, हम जानते हैं मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर होता है भार बटे अनुभार, यानी कि डब्ल्यू ए बटे एन ए बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है एन ए इंटू डब्ल्यू बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे ये आ जाता है डब्ल्यू ए इंटू एम बी बटे में एन ए इंटू डब्ल्यू बी। इसका मतलब है वेट है किसका, ए का, इसका मतलब है ये क्या है, मूल है, ये क्या है, एम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है, अणुभार बोल सकते हैं हिंदी में, ये होता है अणुभार। आपको सिंपल सा यहाँ पे यही याद रखना है कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, और ए वाला सूत्र याद रखना है पी नॉट बी माइनस पी बटे में पी नॉट बी इक्वल टू में होता है एक्स ए। तो यहाँ पे जो है हो गया है। अगर आप बात करें इसकी मात्रा की तो इसका मात्रा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक प्रश्न है कि 180 ग्राम ग्लूकोज जो कि सूत्र होता है C6H12O6 को 360 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन ज्ञात करना है हमें। तो हम जानते हैं ए का मतलब ये दर्शाता है किसको, यहाँ पे जो ए की बात करें तो ये दर्शाता है विलेय को और बी दर्शाता है विलायक को। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, हमें निकालना है वास्तव में अपेक्षित अवनमन। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कम में दिया, यहाँ पे 180 ग्राम क्या है ग्लूकोज है और 360 ग्राम है जल। तो हम जानते हैं विलेय जो होता है हमेशा कम मात्रा में होता है, विलायक जो होता है वो हमेशा अधिक मात्रा में होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए जो कि विलेय को दर्शाएगा, यहाँ पे लिखते हैं बी। तो विलेय में हमें वेट दिया, भार दिया, ए का कितना है 180 ग्राम है, एम ए यानी कि विलेय का मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणुभार कितना दिया है, तो अणुभार यहाँ पे इसका हम निकाल लेंगे। अणुभार कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे जो भी उसके परमाणुओं का अणुओं का भार होता है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ इसका होता है 180 आ गया यहाँ पे। और मूल निकालना है तो मूल कैसे निकलता है, डब्ल्यू बटे एम ए कर देते हैं, यानी कि भार बटे अणुभार करने पर हमें मूल प्रभाव मिल जाता है। यानी कि 180 बटे करेंगे 180 तो बनाएगा। यहाँ पे वेट दिया बी का 360 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे बी का, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी का तो 18 आएगा। यहाँ पे हम जो है बी के मूल निकालेंगे यानी कि विलायक के, तो यहाँ पे आ जाएगी 360 बटे में 18 यानी कि 20 आ गया, क्योंकि मूल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी, ये पूरा क्या होता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होता है, इसका मान हमें ज्ञात करना, बराबर में क्या है एक्स सी। तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। तो वन एक बटे क्या हो जाएगा, जे विलेय का मूल एक दिया और बटे में क्या है एन ए, यानी कि विलेय का हमें यहाँ पे दिया है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस और विलायक का मूल कितना दिया 20 दिया, तो यहाँ पे आ गया 0.04 आंसर आ गया। इसके बाद आपको कुछ अणुभार हैं जो कि सीखने हैं, वो क्या है, पहला है H2SO4, इसका जो अणुभार होता है वो 98 होता है और NaOH का क्या होता है 40 होता है, HCl का होता है 36.5, H2O का होता है 18 और NH2CO NH2 का होता है जिसे अपन कहते हैं यूरिया, जिसे हम क्या कहते हैं यूरिया कहते हैं, इसका होता है 60। ठीक है, अब बात करते हैं अणु संख्या के प्रकार का। दूसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग, क्या होता है बॉइलिंग। तो उन्नयन का मतलब क्या होता है, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। तो यहाँ पे बात करेंगे जब वाष्पशील पदार्थ में किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है।
जिसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाता, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टीबी जो है, यानी कि यहाँ पे टीबी का मतलब है बी, क्या है बी का मतलब यहाँ पे बॉइलिंग, क्या है बॉइलिंग, टीबी का मतलब यहाँ पे बॉइलिंग को दर्शा रहा, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग, यानी कि डेल्टा टीबी मतलब बॉइलिंग बराबर यहाँ पे क्या बढ़ जाता, बढ़ जाने का मतलब है कि पहले कम होगा, पहले दर्शाता नोट, नोट किसको दर्शाता, पहले वाले को, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता, अधिक में से कम वाले को माइनस करना पड़ता। बढ़ जाता होगा तो यहाँ पे पहला वाला क्या हो, बाद वाला अधिक होगा, बढ़ जाने का मतलब, तो यहाँ पे टीबी में से माइनस करेंगे पहले वाले को, यानी कि टी नॉट बी को। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, राउटे के नियम के अनुसार क्वथनांक का जो उन्नयन होता है उस विलयन की मूललता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टीबी समानुपाती होता है मूललता के। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू मोललिटी, यानी कि डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोललता, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर में हो जाएगा के बी इंटू, के बी क्या है, के बी होता है कॉन्स्टेंट यहाँ पे। ठीक है, बी का मतलब होता है बॉइलिंग का, के मतलब कॉन्स्टेंट, यानी कि क्वथनांक में जो क्वेश्चन है इसका, उसका भी क्या कॉन्स्टेंट है इनकी। मूललता का सूत्र क्या होता है, वेट ए बटे मॉलिक्यूलर मास ए का इंटू 1000 बटे में वेट बी होता, यानी कि डब्ल्यू ए बटे एम इंटू 1000 बटे में वेट बी। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं फिर जल, यानी कि जल के लिए जो केवी का मान होता है, जल के लिए केवी का मान क्या होता है, केवी क्या कांस्टेंट, इसका मान होता है 0.52, क्या होता है 0.52। केवी क्या होता है, मूलल उन्नयन स्थिरांक से हम कहते हैं, मूलल उन्नयन स्थिरांक। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 1.80 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को 90 ग्राम बेंजीन में, यानी कि C6H6 इसका सूत्र होता है बेंजीन का, में घोला जाता है 353.23 केल्विन से 354.11 केल्विन तक बढ़ जाता है। अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि बेंजीन के लिए केवी का मान कितना दिया, 2.53 दिया। अब यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, हमें ज्ञात करना अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार। अब हमें क्वेश्चन में पूछा, हमें बताया नहीं, कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि हमें क्या ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे क्या, कि हमने यहाँ पे देखा कि 353.23 केल्विन से जो है, केल्विन यानी कि टेम्परेचर में दिया हमें, ये से कितना हो जाता है 354.11 केल्विन हो जाता है, यानी कि इसका मान आप ध्यान से देखेंगे तो ये बढ़ा हुआ है, कितना बड़ा, यहाँ पे 353.23 था, यहाँ पे हो गया 354.11 केल्विन तक बढ़ जाता है। तो बढ़ने का मतलब क्या है, उन्नयन का मतलब होता बढ़ना, तो हमने भी क्या पढ़ा, क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा, यानी कि हमें क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पे निकालना है, का सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार हमें ज्ञात करना है, तो डेल्टा टीएफ निकालेंगे हम, क्योंकि हमें परिवर्तन दिया, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन होता है किसका, एफ मतलब होता है क्या, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टीवी लिखेंगे, क्योंकि बॉइलिंग अभी पढ़ रहे हैं हम इसमें, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा टीवी आएगा। तो डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा 354.11, माइनस करना पड़ेगा ये वाला, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अधिक वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ बराबर आ जाएगा 0.1188, क्या आ जाएगा 0.88। अब हम लगाएंगे यहाँ पे सूत्र, तो सूत्र क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन का, डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू मोललिटी, यानी कि मोललता। डेल्टा टीबी का मान दे रखा 0.88 रख देंगे, केबी का मान कितना होता है, तो हमें केबी का मान यहाँ पे दे रखा है कितना है 2.53, अगर जल के लिए होता तो 0.52 होता है। तो यहाँ पे जो है मोललता का सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू बटे एम इंटू 1000 बटे में वेट होता है बी का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.53 इंटू वेट ए कितना निकालेंगे, वेट ए कितना दिया हमें, वेट ए का मतलब है विलेय का भार, तो यहाँ पे विलेय का भार दिया है 1.80, क्या दिया है 1.80, तो यहाँ पे हम रख देंगे, और इसका अणुभार हमें निकालना है, इंटू में 1000 बटे में हो जाएगा 90, जो कि वेट भी हमें दिया है क्वेश्चन में। अणुभार निकालेंगे तो एम इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ए का बराबर 57.5
और जो अणुभार होता है हमेशा काय में आता है, ग्राम प्रति मोल में आता है। अब बात करते हैं अणु संख्या गुणधर्म का। तीसरा पॉइंट है हेमांक का अवनमन। हेमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग को हम इसे एफ से दर्शाएंगे। तो अवनमन मतलब होता है कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है, इतना तार तो समय से होता है, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं अवनमन का मतलब भी कमी हो जाती है, जिसके कारण उसका हिमांक भी कम हो जाता है, जिससे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो एक बात क्लियर है कि हिमांक का अवनमन कम हो जाता, कम हो जाने का मतलब है पहले अधिक होगा, यानी कि नोट वाला पार्ट यहाँ पे अधिक होगा, यानी कि तो अगर हम परिवर्तन देखें तो डेल्टा टी एफ, यानी कि डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन को दर्शाता, टी मतलब टेम्परेचर है और एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग के लिए, यानी कि हिमांक है, तो यहाँ पे हम एफ से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे पहले अधिक होगा मतलब टी नोट एफ माइनस, यहाँ पे आ जाएगा टी एफ, क्या आ जाएगा टी नोट एफ माइनस टी एफ, जो स्टार्टिंग वाला है, ये क्या बाद वाला है। ठीक है, तो हम इसको ब्लैक से दर्शाते हैं, इसको ये क्या होता है विलयन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाउट के नियमानुसार क्या हो जाएगा। यहाँ पे गाउट के नियमानुसार हो जाएगा कि किसी विलयन के हिमांक का अवनमन जो है उस विलयन की मूललता, किसके मूललता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है, समानुपाती होता है मूललता, क्या होता है, मूललता होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर में के एफ, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, फ्रीजिंग पे है तो एफ से दर्शाएंगे इंटू मूललता। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू मूललता का यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, जो कि बेटी वी का ग्राम में होता है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले में भी होता था, इस वाले में भी होता है। जल के लिए बात करें के एफ का मान क्या होता है, तो ये होता है 1.86 होता है। फ्रीजिंग में कितना होता है, 1.86 होता है। इसका मात्रा क्या होता है, केल्विन केजी प्रति मोल होता है। इसको क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 60 ग्राम यूरिया NH2CO को 200 ग्राम जल में घोला गया है। हमसे पूछा है कि विलयन का हिमांक ज्ञात करना। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, विलयन का हिमांक ज्ञात करना है, ना कि हमें हिमांक का अवनमन ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें हिमांक का अवनमन नहीं निकालना है, क्या निकालना है वहां पे हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा है विलयन का हिमांक पूछा है। तो यहाँ पे इसको थोड़ी अलग तरीका से करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ए, जो कि विलय को दर्शाता है, ये दर्शाता है बी को। तो यहाँ पे कम में ए दिया, अधिक वाले में ए दिया, तो ये होगा ए वाला, ये होगा बी यानी कि ब्लैक वाला। तो ए में हमें क्या क्या दिया है, वेट ए दिया 60 ग्राम, और यहाँ पर जो है एम ए दिया हमें 60, यानी कि अगर हम इसका अणुभार देखें तो यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60 होता है। वेट भी कितना है, वेट भी अधिक ग्राम में दिया हमें 200 ग्राम। यहाँ पे अणुभार दिया है तो कितना, यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास बी का अणुभार कितना दिया, इसका 18 दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, सूत्र होता है, तो डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी नोट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टी एफ का मतलब होता है, ये हमें ज्ञात करना है, बिलियन का क्या होता है, हिमांक होता है। इसका मतलब होता है स्टार्टिंग, ये क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, टी नोट एफ माइनस का टी एफ। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, अगर हमें टी एफ का मान निकालना है और ये स्टार्टिंग में जीरो होता है, स्टार्टिंग में इसका मान होता है जीरो, टी नोट एफ का मान स्टार्टिंग में क्या होता है, जीरो होता है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि डेल्टा टी एफ का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं डेल्टा टी एफ के लिए लगा देंगे ये वाला सूत्र, डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू में मोलरिटी। तो हम इसमें अगर मान रखें तो डेल्टा टी एफ का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9.30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9.30 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट इसमें मान रखें तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी एफ इजक्वल टू, तो टी नोट एफ का मान जीरो है माइनस टी एफ किसको दर्शाता है, बिलियन का हिमांक को। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है और डेल्टा टी एफ का मान निकाल चुके 9.30, तो इसका मान क्या आ जाएगा, टी एफ बराबर माइनस की 9.30 डिग्री सेल्सियस, जो कि तापमान की इकाई होती है। डेल्टा टी एफ क्या है, तापमान है, यानी कि बिलियन का, टी का मतलब होता है तापमान, और टी एफ क्या है, पूरा बिलियन का हिमांक है, जो कि हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे परासरण एवं
पराशर दाब से आप क्या समझते हैं? एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम मोल प्रति है। 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब हमें ज्ञात करना है। तो पहली बात करते हैं पराशर दाब क्या होता है। ठीक है, पहले हम जानेंगे पराशर क्या होता है, फिर जानेंगे पराशर दाब क्या होता है। फिर एक क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन को भी करना पड़ेगा। यहाँ पे पराशर क्या होता है, तो तनु विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम्य परत से होकर सांद्र विलयन में जाना पराशर कहलाता है। यानी कि पराशर क्या होता है, तनु विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम्य परत से होकर जाना सांद्र विलयन में जाना क्या कहलाता है, पराशर कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें तो हमने यहाँ पे दो बॉक्स लिए हैं, जिसमें पहला वाला हमारे पास है तनु विलयन और यहाँ पे सांद्र विलयन। तो तनु विलयन से क्या होगा, जो कण है, जो विलायक के कण है, वो कहाँ पे जाएंगे, ये हमने मान लिया कि ये क्या है, ये है एसपीएम यानी कि अर्धपारगम्य परत। तो इसके विलायक के कण जो है वो सांद्र विलयन में जाना, अगर जो यहाँ पे जाएंगे सांद्र विलयन में, ये क्या कहलाता है, जो क्रिया है इसको कहते हैं पराशर। नेक्स्ट बात करते हैं पराशर दाब क्या होता है। तो वह दाब जो पराशर की क्रिया को रोकता है, वह दाब जो पराशर की क्रिया को रोकता है पराशर दाब कहलाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है PV इक्वल टू होता है NRT। क्या होता है, NRT। तो यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं PV इक्वल टू N क्या होता है, मूल होता है, मूल बराबर होता है भार बटे अणुभार इंटू में R इंटू में T। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे P का मतलब होता है पराशर दाब, V यानी कि आयतन होता है, जो कि हम यहाँ पे लीटर में लेते हैं, क्या में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। N होता है मोल, जो कि N बराबर होता है भार बटे अणुभार। R का मान यहाँ पे होता है 0.821, क्या होता है 0.821 बायोलीटर प्रति केल्विन प्रति मोल इसका मात्रक होता है। T होता है तापमान यानी कि केल्विन, यहाँ पे T बराबर होता है 273 प्लस C। क्योंकि जो T होता है वो हमें केल्विन में लेना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे निकालने के लिए सूत्र क्या है, T बराबर 273 प्लस C होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशन में, हमें यहाँ पे आयतन दे रखा था 200 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें चाहिए लीटर में। तो हम क्या करेंगे, तो बटे में हम यहाँ पे 1000 से भाग देंगे, तो यहाँ पे लीटर में बदलने के हेतु हम क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं। तो इसका मान आ जाएगा लीटर में 0.2 लीटर आ गया। वेट का मान हमें दे रखा 1.26 ग्राम, तापमान है 300 केल्विन, और यहाँ पे P का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि दाब का हमें मान ज्ञात करना है, पराशर दाब। R का मान दिया R का मान क्या होता है 0.0821 होता है। मॉलिक्यूलर मास A का निकालेंगे तो 06 क्वेश्चन में दिया भी होगा, यहाँ पे 61.022 होता है ग्राम प्रति मोल में। अब यहाँ पे रखते हैं मान, तो इस सूत्र क्या होता है P इक्वल टू W बटे M इंटू RT बटे V हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा W बटे M यानी कि भार बटे अणुभार इंटू में क्या होता है RT होता, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा बटे में। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे PV होता तो V आ जाएगा यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.26 वेट का मान है इंटू में यहाँ पे R का मान ये दिया, और तापमान कितना है 300 केल्विन, क्योंकि हमें केल्विन में लेना पड़ता है। यहाँ पे M का मतलब क्या होता है अणुभार होता है, तो अणुभार हमें दिया 61.022 इंटू वॉल्यूम हमें चाहिए होता है लीटर में, तो लीटर में मान आएगा 0.2। इस कैलकुलेशन करेंगे तो P का मान आ जाएगा 0.008 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं समपराशरी, अल्पपराशरी तथा अतिपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन में बात करेंगे तो यहाँ पे पहला है समपराशरी क्या होता है। तो ऐसे दो विलयन होते हैं जिनका पराशर दाब बराबर होता है समपराशरी कहलाते हैं, यानी कि प्रेशर जो A है बराबर होगा प्रेशर B के, प्रेशर यानी कि यहाँ पे दाब। अब बात करते हैं अल्पपराशरी क्या होता है और अतिपराशरी क्या होता है। दो विलयनों में से जिसका पराशर दाब कम होता है उसे अल्पपराशरी कहते हैं। अतिपराशरी क्या होता है, तो दो विलयनों में जिसका पराशर दाब अधिक होता है उसे अतिपराशरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे यानी कि हमने यहाँ पे लिखा जो प्रेशर A है वो ग्रेटर देन है प्रेशर B के, दाब A बड़ा है किससे, दाब B से। प्रेशर A क्या होता है अतिपराशरी होता है,
और क्योंकि इसका मान अधिक है तो अति पराशरी, और पीवी का मान कम है यानी कि अल्प पराशरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 7वां, भान ठाप गुणांक किसे कहते हैं। क्योंकि हमने अणुसंख्यक गुणधर्म के 4 प्रकार देखे थे और चारों प्रकार हमने कर लिए हैं। अब बात करते हैं बान ठाप गुणांक किसे कहते हैं। एक जलीय विलयन में जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1.0 kg जल में घुला है, 373.0832 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की हमें गणना करना है। तो वियोजन की मात्रा को हम आई से दर्शाते हैं जो कि बान ठाप गुणांक होता है। यहाँ पे हमें कुछ दिया है, मान क्या दिया है, केवी इक्वल टू दिया है 0.52 होता है केल्विन केजी प्रति मोल में। तो हम समझ जाएंगे कि बॉइलिंग का दिया हमें, क्वेश्चन का सूत्र लगेगा यहाँ पे बॉइलिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे बी दिया यानी कि क्वथनांक का उन्नयन। यहाँ पे BaCl2 का आणविक द्रव्यमान दिया है 208.34 ग्राम प्रति मोल है। अब बात करते हैं हल कि बान ठाप गुणांक होता क्या है। किसी पदार्थ के अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रक्षेपित मान तथा परिकलित मान के अनुपात को बान ठाप गुणांक आई कहते हैं। किसी पदार्थ के अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रक्षेपित मान तथा परिकलित मान के अनुपात को बान ठाप गुणांक आई कहते हैं। प्रश्नानुसार बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा अणुसंख्यक गुणधर्म तथा बान ठाप गुणांक में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पे हमने अभी देखे थे अणुसंख्यक जो गुणधर्म था उसमें हमने 4 प्रकार देखे थे। तो चारों प्रकार में 4 सूत्र आए थे। तो पहला सूत्र क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, TF इंटू मूलंकता था, पहले सूत्र अभी देखा हमने। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको आई लगा देना है जो कि बान ठाप गुणांक को दर्शाता है, और अगले सूत्र में यहाँ पे भी आई लगा देना है। और हमने अभी देखा था PV इक्वल टू NIT होता, तो V को हम ऐसा ही लाएंगे, तो P बराबर हो जाएगा NIT बटे V, और यहाँ पे आपको आई लगा देना है। अगला P नॉट V माइनस P बटे में क्या है, P नॉट V बराबर होता था IX से, तो यहाँ पे आई लगा देना, तो यहाँ पे हो जाएगा I इंटू X से, क्योंकि क्या होता है वास्तव में अपेक्षित अवनमन होता था। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, वेट हमें दिया है 12.48 ग्राम, और यहाँ पे हम समझ गए कि यहाँ पे केवी का मान दिया, क्वथनांक का मतलब होता है क्वथनांक का उन्नयन हमें ज्ञात करना है, उबलता है तो यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करना है, क्योंकि वहां पे बॉइलिंग दिया था, केवी का मान दिया था। वियोजन की मात्रा हमें ज्ञात करनी यानी कि आई का मान हमें निकालना है। वेट भी दिया हमने 1 kg, लेकिन हम केजी को क्या में चेंज करेंगे, यहाँ पे ग्राम में हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 ग्राम। टी का मान दे रखा है 373.0832 केल्विन। अब हमें सूत्र लगाना है ये वाला आई के रूप में। तो हम जानते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी यानी कि मोललता। तो आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन में आपको एक करना है। अब बात करते हैं इस चैप्टर की यानी कि विलयन चैप्टर के इंपोर्टेंट सूत्र क्या है। तो पहला सूत्र है भार बटे भार, यहाँ पे क्या W बटे W परसेंट यानी कि भार बटे भार परसेंट क्या होता है। तो ये होता है विलय का भार बटे में विलयन का भार इंटू में होता है 100। क्या होता है W बाई W परसेंट क्या होता है, विलय का भार बटे में होता है विलयन का भार इंटू में क्या होता है 100 होता है। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, यानी कि भार W दर्शाता है भार को, V यानी कि आयतन को। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, तो ये होता है विलय का भार बटे में होता है विलयन का आयतन आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, इंटू में 100। नेक्स्ट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो ये होता है विलयन का आयतन अपॉन में होता है विलयन का आयतन इंटू में 100। नेक्स्ट है हमारे पास ppm। तो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका सूत्र होता है WA यानी कि वेट A अपॉन में होता है वेट A प्लस वेट V और इंटू में होता है 10 की पावर 6 होता है। इसके बाद हम बात करें तो मूलरता का सूत्र है, इसका है मूलरता यानी कि मोलरिटी क्या होती है। तो बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होती है, तो ये होती है वेट अपॉन एम ए यानी कि वेट होता है भार होता है ए का बटे में मॉलिक्यूलर मास होता है ए का इंटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम होता है काय में
ml में यहाँ पे लेना होता है। यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो यहाँ पे हो जाएगा विलेय के मूलों की संख्या बटे में होता है बिलियन का आयतन शॉर्ट में, लेकिन आपको इतना याद रखना पड़ेगा ये। नेक्स्ट है मोललता यानी कि मोललिटी क्या होती है, तो ये होती है वेट अपॉन एम यानी कि अणुभार का इंटू में 1000 अपॉन में वेट भी होता है ग्राम में। नेक्स्ट है यहाँ पे मूल प्रभाज क्या होता है, मूल प्रभाज यानी कि इसे हम XCA से दर्शाते हैं, इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर, यहाँ पे क्या होता है मूल होता है ए का यानी कि विलेय का मूल अपॉन में विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल यानी कि Na अपॉन Na प्लस Nb। और यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है Xc प्लस Xv यानी कि विलेय का मूल प्रभाज x किसको दर्शाता है मूल प्रभाज को, यानी कि विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज बराबर होता है 1। तो आपको इतने सूत्र जो है याद करने पड़ेंगे और इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, और मैंने यहाँ पे पूरे सूत्र बता दिए हैं, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कमेंट आता है कि एक इसके अगले वाला जो इसका जो है चैप्टर है उसको बताएं, तो अगली वीडियो इसी पे आएगी। धन्यवाद।